देखिए मेंस का सिलेबस वगैरह पता होगा सभी को, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब तो पता ही होगा ना। देखिए पेपर 3 जो है, पेपर 3 मैथ्स और रीजनिंग का, उसी पे काम कराऊंगा मैं। समय थोड़ा कम है, तो किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। प्री वैसे भी निकाले हैं तो बहुत सारा तो पढ़ के बैठे हैं आप लोग, बहुत सारा पढ़ के बैठे हैं। मतलब देखा जाए तो प्री का जितना भी पढ़े वो सब का सब मेंस में तो है। प्री का जितना भी पढ़े हैं वो सब का सब मेंस में है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि मेंस में जो नए नए टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जो प्री में कभी पढ़े ही नहीं हैं आप, उनको पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें जो प्री के कॉमन टॉपिक्स हैं मेंस में, उनको कवर करिएगा। क्योंकि अभी मैं शुरू से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, मान लीजिए मैथ्स को या रीजनिंग को शुरू से स्टार्ट करूंगा कि चलो जो सिस्टमेटिक तरीका होता है कि पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, फिर अंग्रेजी वर्णमाला, तो ये सब तो पढ़ के बैठे हैं एक बार आप लोग। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने प्री में पढ़े ही नहीं है, उन पे पहले काम करिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। यहां से लेके लगभग महीना भर का समय लीजिए। जो सेपरेट टॉपिक्स हैं मेंस के, जो केवल मेंस में है, प्री में आपने नहीं पढ़े, उन टॉपिक्स को एक महीने के अंदर खत्म कर दीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आप जो प्री वाले टॉपिक्स है उनका रिवीजन मारिए, क्योंकि वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, मेहनत किए हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़े थे उन टॉपिक्स को, उससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने पीएससी व्यापम के एग्जाम्स दिए होंगे, तो उन टॉपिक्स को तो लगातार आपने पढ़ा ही होगा। तो पहले तो यही होना चाहिए आपका प्लानिंग कि सर सेपरेट टॉपिक्स जो है मेंस के, जो आज तक हमने देखे ही नहीं है प्री में या दूसरे एग्जाम्स में, उन टॉपिक्स को पहले खत्म करते हैं। उसके बाद हम पढ़े हुए टॉपिक्स को वापस से पढ़ेंगे, ताकि कुछ पार्ट अगर बच भी जाए तो वो आपका पढ़ा हुआ रहे। एग्जाम में जब बैठे तो आप जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, वो सारे टॉपिक्स आप पढ़े हुए हों। सारे टॉपिक्स भले वो 4 महीना पहले पढ़े हैं कि 1 महीना पहले पढ़े हैं, लेकिन पढ़े हुए होने चाहिए वो, ताकि चीजें याद आ जाए वहां पे। पेपर 3 की बात करूंगा, बाकी स्ट्रक्चर वगैरह तो आप सभी को पता होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर में सिलेबस में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो सब पता होगा आप लोगों को, समय भी कम है। तो मैं सीधे पेपर 3 में आ रहा हूं। आप सभी को पता होगा पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, वो सब बताने का कोई मतलब नहीं है। इतना अवेयर आप लोग हैं सीजीएसआई मेंस के सिलेबस से। चलिए पेपर नंबर 3 में सीधे आ रहा हूं। ये सब देख सकते हैं, पीडीएफ आपको दिला दूंगा मैं। इसमें सब लिखा हुआ है, जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है, सिलेबस है मेंस का, ये सब लिखा हुआ है। मैं सीधे पेपर नंबर 3 में आऊंगा। ये देखिए, ये सब आप देख सकते हैं, ये पेपर नंबर 2 के पार्ट्स हैं पूरे। ये देखिए, यहां अपन आते हैं सीधे पेपर नंबर 3 में। यही थोड़ा सा खतरनाक पेपर है, क्योंकि समय का यहाँ पे थोड़ा अभाव रहेगा। आपको 2 घंटे में करने हैं 100 प्रश्न, जिसमें मैथ्स के लगभग 20 से 30 प्रश्न आने की संभावना है, और रीजनिंग के लगभग 70 से 80 प्रश्न आने की संभावना है। संभावना है, निश्चित तो नहीं बोल सकता कोई, लेकिन संभावना है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, मैथ्स के लगभग 20 से 30 प्रश्न आए थे, बाकी पूरे प्रश्न रीजनिंग के थे। और ऐसा नहीं कि पिछले बार आए थे इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में पूरा रीजनिंग ही लिखा हुआ है। ये देखिए, आप पेपर नंबर 3 का सिलेबस को देखिए। एप्टीट्यूड टेस्ट 200 नंबर का आएगा, 100 प्रश्न, 2 घंटे का समय रहेगा। ये देखिए, ये जितने भी टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, देखिए ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है रीजनिंग के हैं। ये देखिए, जो लिखा है सादृश्यता, लिखा है कोडिंग डिकोडिंग, वर्गीकरण, श्रृंखला, ऑर्डर रैंकिंग, ये सारे टॉपिक्स आप देखेंगे तो रीजनिंग के हैं। इसमें मैथ्स का कोई भी टॉपिक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद वाले टॉपिक्स आप देखिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स रीजनिंग के हैं। ये सारे टॉपिक्स रीजनिंग के हैं। दिशा, दूरी, अनुपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला या शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहेली, ये पूरा का पूरा रीजनिंग का चलेगा। इसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स आपको दिखेगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैथ्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक 13 नंबर में आपको मैथ्स दिख रहा है, और एक 14 नंबर में आपको मैथ्स दिख रहा है। 15 नंबर में थोड़ा सा मैथ्स बस ये दिख रहा है आपको। तो 13 नंबर और 14 नंबर यही मैथ्स के पार्ट हैं। टोटल 15 यूनिट्स बोल सकते हैं आप, मोटा मोटा अगर देखेंगे सिलेबस को तो 15 यूनिट्स में 2 ही यूनिट्स मैथ्स की हैं, 13 नंबर और 14 नंबर। 13 और 14, मान लीजिए ओवरऑल देखा जाए 100 प्रश्नों को 15 भाग में बांट दीजिए, तो 15 सत्ते 105, लगभग मोटा मोटा हर
15 भाग में से हर भाग से आप 6-6, 7-7 प्रश्न भी निकालेंगे। 6-6, 7-7 प्रश्न भी अगर आप निकालते हैं, क्योंकि 15 भाग हैं देखा जाए तो, अगर ऐसा समझेंगे आप सिलेबस को कि आप पेपर नंबर 3 का सिलेबस को देखेंगे तो आप टोटल 15 भाग पाएंगे। ये देखिए टोटल 15 भाग। अब इसमें 100 प्रश्न बांटने हैं तो मोटा मोटा 6 से 7 प्रश्न अगर आप हर भाग को देते भी हैं, मोटा मोटा अगर ऐसा गणित लगाते हैं तो इसके लिए मान लीजिए 6 से 7, इसके लिए 6 से 7, और यहां पे मान लीजिए 3-4 प्रश्न ऐसे आ गए। तो गणित के देखा जाए तो 15-20 प्रश्न का ही संभावना लग रहा है। गणित के 15-20 प्रश्नों की संभावना ही है। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। तो मैं मान के चल रहा हूं कि रीजनिंग से 70 से 80 प्रश्न आएंगे, मैं मान के चल रहा हूं, और गणित से आएंगे 20 से 30 प्रश्न। ये आप भी मान के चलिए फिलहाल। अब गणित ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, गणित में सारा कुछ लिख दिया है। देखो आएंगे 20 से 30 प्रश्न, लेकिन लिखा सब कुछ है। देखिए आप देखेंगे तो संख्या और उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, औसत में ही माध्य, माध्य का बहुलक लिख दिया है पूरा, लाभ हानि, सरल और यौगिक का मतलब मिश्रण का चैप्टर होता है, समय और कार्य, मेंसुरेशन में पूरा का पूरा 2D 3D आ जाता है, चाल, समय, दूरी, समीकरण, एसआई सीआई भी तो था, छूट गया है क्या? हाँ एसआई सीआई भी है, हिंदी में लिखना भूल गए हैं। ये देखिए एसआई और सीआई भी है। इंग्लिश में लिखा है उसमें, देखना ना, इंग्लिश में होगा। सिलेबस कैसे पब्लिश नहीं होगा इंग्लिश में? देखो एसआई सीआई तो था, नहीं था क्या उसमें? हिंदी में ही है क्या पूरा? ठीक है, एक बार के लिए एसआईसीआई को हटा दीजिए, फिर एसआईसीआई को हटा दीजिए। फिर सरल और यौगिक का मतलब तो मिश्रण होता है। वैसे सरल और यौगिक का मतलब तो मिश्रण होता है। सरल और यौगिक, इसको तो मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण, मिश्रण है ये। तो एसआईसीआई को हटा दीजिए, आप एसआईसीआई हटा दीजिए। सरल और यौगिक का मतलब तो अनुपात का ही एप्लीकेशन है, पूरा का पूरा मिश्रण। तो एसआईसीआई को हटा दीजिए। ब्याज वाले चैप्टर को हटा भी देंगे तो भी बहुत सारे चैप्टर्स गणित के कवर करने हैं आपको, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देखिए आप देखेंगे तो प्रतिशत पूरा कवर करना है, लाभ हानि पूरा कवर करना है, औसत पूरा कवर करना है, चाल, समय, दूरी वाला सेक्शन पूरा कवर करना है, समय और काम वाला सेक्शन पूरा कवर करना है, अनुपात और समानुपात वाला सेक्शन पूरा कवर करना है। अनुपात और समानुपात का ही एप्लीकेशन है सरल और यौगिक मतलब मिश्रण, वो पूरा कवर करना है। इक्वेशन सॉल्व करने वाला सेक्शन पूरा कवर करना है। बेसिक में नंबर पूरा कवर करना है, सिंप्लीफिकेशन पूरा कवर करना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पूरा कवर करना है। तो गणित में ऐसा कम नहीं है कि 20-30 प्रश्नों के लिए गणित को 2 ही 3 चैप्टर पढ़ना है। क्या गणित में पढ़ना लगभग सारी बातें हैं, लगभग सारी बातें। उसके बाद डीआई का भी सेक्शन है। देखिए डीआई का सेक्शन है, एक आपका लाइन ग्राफ और एक आपका पाई चार्ट, ये डीआई का सेक्शन है पूरा। तो गणित में ही आता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है ये, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ये भी कवर करना है। तो गणित से प्रश्न कम आएंगे लेकिन पढ़ना तो पूरा ही है गणित को, मान के चलिए। एसआई सीआई वाला सेक्शन बस हटा दीजिए, लसम मसम आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो हटा दीजिए, एलसीएम एचसीएफ वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एसआईसीआई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ चैप्टर्स छोड़ करके बाकी लगभग देखो ना, मेंसुरेशन लिख दिया मतलब कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, और 3D भी इसी में कवर करना पड़ेगा आपको, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, ये भी कवर करना पड़ेगा। तो मेंसुरेशन का मतलब 2D 3D दोनों हो जाता है। तो गणित में भी कम नहीं है पढ़ने को, गणित में सब कुछ ही पढ़ना है लगभग। केवल ये कुछ चैप्टर्स आप छोड़ दीजिए, एक सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखा है चलिए सिलेबस में, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा है सिलेबस में, और लसम मस एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है ये नहीं लिखा है सिलेबस में। बाकी तो देखा जाए तो सभी कुछ लिख ही दिया है, बाकी तो सब कुछ ही लिख दिया है। जो पढ़ते हैं जनरली आप चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स जनरली लिख ही दिया है। उन 3 चैप्टर को चलिए एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, फिर भी बेसिक जानकारियां तो जुटा के रखिएगा। एसआईसीआई, लसम मसम का भी बेसिक जानकारी तो आपको जुटा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी पूछता जान ही रहे हैं आप। अब प्री में प्रायिकता नहीं लिखा था, प्रायिकता को पूछ दिया। प्री में कहाँ लिखा है प्रायिकता, लेकिन प्रायिकता को पूछ दिया है। लिखा तो मेंस में भी नहीं है, समझ आ रहा है, लेकिन प्रायिकता को पूछा है। तो जनरल जानकारी तो कुछ भी पूछ सकता है वो जनरल जानकारी। तो एलसीएम एचसीएफ का जनरल जानकारी आपसे पूछ ही सकता है पूछने को। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक जानकारी तो आपसे पूछ ही सकता है। तो गणित देखा जाए तो पूरा ही पढ़ना है।
लेकिन गणित के साथ फायदा यह है कि लगभग ये सारे चैप्टर्स आपने प्री में कवर किए हैं, लगभग ये सारे चैप्टर्स प्री में कवर किए हैं। बस ये वाला आपने प्री में नहीं पढ़ा होगा, डीआई का सेक्शन 9 ग्राफ और पाई चार्ट, ये है बहुत आसान। तो जितना प्री में गणित पढ़े लगभग वही प्री का पूरा गणित को पढ़ना है आपको, जितना प्री में पढ़े हैं लगभग वही गणित आपको कवर करना है, कुछ अलग नहीं है, लगभग वही गणित है। रीजनिंग में आप देखेंगे तो प्री में जितना रीजनिंग आपने पढ़ा है, प्री में जितना रीजनिंग आपने पढ़ा है उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है। देखिए एक्स्ट्रा ये है, एक तो सिलॉग का चैप्टर, सिलोजिज्म बोलते हैं इसको, सिलॉग का चैप्टर, ये एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको। ये देखिए ये पूरा सेक्शन एक्स्ट्रा पढ़ना है, बैठने की व्यवस्था, ये देखिए। इसके अलावा पहली परीक्षण, ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा है जो आप प्री में नहीं पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा आपको प्री में दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा ये आव्यूह वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह का सेक्शन आप प्री में कवर नहीं करते हैं, समझ आ रहा है। रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा हैं, मैं उसको लिख देता हूं अलग से, जो आप प्री में नहीं पढ़ते हैं उसको मैं लिख देता हूं। देखो देखो रीजनिंग में आप अलग से जो पढ़ेंगे, जो आप प्री में नहीं पढ़े हैं, जो प्री में नहीं पढ़े उसको लिख रहा हूं। मैथ्स में अगर देखा जाए, गणित में प्री के अलावा जो पढ़ना है आपको, उसमें आपका गणित में तो दो ही सेक्शन है, एक आपका पाई चार्ट है जो सिलेबस में लिखा है, और एक आपका लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ। प्री के अलावा बोल रहा हूं जो आपको पढ़ना है, लाइन ग्राफ प्री के अलावा। तो ये दो सेक्शन प्री के अलावा आपको गणित में कवर करना है। गणित लगभग, बाकी गणित पूरा प्री वाला ही है, बाकी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा प्री वाला ही गणित कवर करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है, पूरा का पूरा प्री वाला गणित है। रीजनिंग में काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पिछले बार आए हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में सबसे पहले तो न्याय निगमन, न्याय निगमन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म बोलते हैं इसको ऐसा। न्याय निगमन पिछले बार 8-9 प्रश्न आए थे, अगर मेंस दिए होंगे तो 8-9 प्रश्न यहां से आए थे पिछले बार रीजनिंग से, ये जो सिलोजिज्म वाला टॉपिक है। इसके अलावा बैठक व्यवस्था, ये नहीं पढ़ते हैं प्री में आप, बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, ये नहीं पढ़ते हैं प्री में आप। पहली परीक्षण, ये नहीं पढ़ते हैं प्री में, पहली परीक्षण, पहली परीक्षण का मतलब हो जाएगा पजल टेस्ट, ये प्री में नहीं पढ़ते हैं। असमानता की जांच को भी जनरली प्री में नहीं पढ़ते हैं आप, असमानता की जांच, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, ये आप प्री में नहीं पढ़ते हैं। आंकड़ा निर्णय, इसको आप प्री में नहीं पढ़ते हैं, डेटा सफिशियंसी बोलते हैं इसको, आंकड़ा निर्णय, डेटा सफिशियंसी। आव्यूह, मैट्रिक्स वाला जो सेक्शन है आव्यूह, इसको आप प्री में नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा जो कथन, निष्कर्ष, कथन, कार्यवाहियां, कथन पूर्व अवधारणा, कथन पूर्व अवधारणा, ये सब सेक्शन को आप प्री में कवर नहीं करते हैं। ये कुछ सेक्शंस हैं रीजनिंग के जो आप प्री में कवर नहीं करते हैं, जिसमें आपका सिलोजिज्म हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल टेस्ट हो गया, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट और एक्शंस हो गया, स्टेटमेंट्स और अजम्पशंस हो गया। ये सब आप प्री में नहीं पढ़े हैं, जिसको मेंस में कवर करना है, और लगभग 30-40 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, मान के चलिए 30 से 40 क्वेश्चन बोल रहा हूं। पिछले बार तो यही सब भरा होगा, पिछले बार का अगर मेंस लिखे होगे तो यही सब तो भरा था पिछले बार मेंस में। बैठक व्यवस्था देखे थे पिछले बार के मेंस को, पहली परीक्षण भर भर के आया था ये सब। असमानता की जांच पीएससी ले रहा है तो मेरे को पूरा विश्वास से देगा मेंस में, और अच्छा खासा देगा। असमानता की जांच, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी 2018 या 17 के प्री में पीएससी ने 6 प्रश्न या 5 प्रश्न दिए थे यहां से एक ही पेपर में, तो पीएससी ले रहा है तो असमानता की जांच को देगा। देखो क्या क्या होता है, थोड़ा सा एक बार समझो तो इन चैप्टर्स को। बाकी तो प्री वाला है पूरा, बाकी जो रीजनिंग है पूरा प्री का है, बाकी पूरा प्री का है, जो आपने पढ़ा है प्री में वही पूरा का पूरा पढ़ना है, बाकी पूरा का पूरा प्री वाला है। गणित में एक्स्ट्रा ये है जो प्री में नहीं पढ़े हैं, और रीजनिंग में एक्स्ट्रा ये है जो आपने प्री में नहीं पढ़ा है। अब एक बार समझ लो इन चैप्टर्स को, आज तक इन चैप्टर्स को अगर नहीं देखे होंगे तो क्या मतलब है इनका। न्याय निगमन जानते हैं क्या होता है, कैसा चैप्टर होता है न्याय निगमन? कथन और निष्कर्ष, कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, इस प्रकार के कथन आते हैं, उसके ऊपर निष्कर्ष आते हैं। भारी कंफ्यूजिंग है,
समझ आ रहा है? वेन डायग्राम से बनता है, 150 के तरीके से भी बनता है, भारी कंफ्यूजिंग है। और पीएससी बहुत एडवांस स्तर तक पूछा है। पीएससी 2021 का पेपर देखिएगा, ऐसे ऐसे कथन पूछा है जो दीपक कुमार जैसे बुक में तो मिलेंगे ही नहीं आपको। जैसे आप तो ये पढ़ते हैं ना कुछ ए बी है, आप तो ये पढ़ते हैं कि कुछ ए बी है, लेकिन पीएससी क्या पूछा था? केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। पीएससी क्या पूछा था? केवल ए बी है। ऐसा ऐसे स्टेटमेंट आपको दीपक कुमार की बुक में मिलेंगे ही नहीं, इवन राकेश यादव की बुक में नहीं मिलेंगे। और पीएससी ऐसे स्टेटमेंट पूछा था। आप ऐसा पढ़ के बैठे हो, इसका डायग्राम भी बना लोगे, लेकिन मैं बोला ऐसा केवल कुछ ए बी है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली ए इज बी, ऐसे कथनों का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। निष्कर्ष में संभावना वाले निष्कर्ष दिया है, सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी है नहीं, सभी ए बी हो सकते हैं, कोई ए बी नहीं है। समझ आ रहा है? ये तो आप सुने हैं, लेकिन सभी ए के बी नहीं होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। तो पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष दिया है, ऐसे स्टेटमेंट दिया है। तो पीएससी बहुत एडवांस गया इसमें। 2021-22 में पीएससी का पेपर जो हुआ है, 21 वाला 22 वाला, पीएससी ऐसे ही एडवांस स्तर के प्रश्नों को पूछा है। बाकी पीएससी के जो दूसरे पेपर देखेंगे, दूसरे वर्षों के पेपर देखेंगे तो जनरल क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन 2021-22 में पीएससी ने बहुत एडवांस पूछा है। और ये तो पीएससी का भी एकदम पसंदीदा चैप्टर है, ये तो पीएससी का एकदम पसंदीदा है। पीएससी प्री में, सीसेट में हर साल आता है न्याय निगमन, 2-3 प्रश्न हर साल आता है। और एसआई मेंस पिछले बार व्यापम ने लिया था, व्यापम ने दिया था 8-9 प्रश्न यहां से। पिछले बार का मेंस का पेपर देखना, 8-9 प्रश्न यहां से तो व्यापम ने दिया था। तो पीएससी तो मान के चलिए 8-9-10 प्रश्न आपको देगा ही, ये तो मान के चलिए कि पीएससी आपको 8-9-10 प्रश्न तक देगा। यहां से 70-80 प्रश्न कहां से बनाएगा? यही सबसे बनाएगा। 8-9 प्रश्न कम से कम देखना पीएससी आपको देगा। तो इसमें कथन रहते हैं और निष्कर्ष रहते हैं। एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, कथन रहेगा और निष्कर्ष रहेगा। कथनों को पढ़ना है और उसके हिसाब से निष्कर्षों को चेक करना है आपको। बैठक व्यवस्था जानते ही हैं क्या होता है? बैठक व्यवस्था मतलब कि आपको सर्कुलर मेज में बैठा देगा, स्क्वायर मेज में बैठा देगा, एक सीधी पंक्ति में बैठा देगा, केंद्र के साइड मुंह करके, केंद्र से बाहर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके, दक्षिण की ओर मुंह करके, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस पे क्वेश्चंस बनेंगे। गारंटीड देगा, ये तो तय है देगा, क्योंकि ये सब देगा तभी 70-80 प्रश्न उसका पूरा हो पाएगा। एक पूरा का पूरा बैठक व्यवस्था का कहानी लिख देगा, उसको सॉल्व करना है, उस पर आधारित 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पिछले बार 8-10 प्रश्न यहां से भी आए थे, पिछले बार एसआई मेंस में। और पीएससी तो इनको देता ही है, प्री में भी आता ही है बैठक व्यवस्था से। पहली परीक्षण आप जानते हैं क्या होता है? पहली परीक्षण का मतलब एक पजल देगा, एक पजल देगा। पजल का मतलब जैसे फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, सुने ये सब? एक के ऊपर एक बॉक्स रखे गए हैं अलग अलग रंग के, कुछ कंडीशंस आपको दे देगा और कुछ कंडीशंस आपको खुद से दिमाग लगा के निकालनी है। उसके बाद आपको पूरा बताना है किस बॉक्स के ऊपर कौन सा बॉक्स रखा हुआ है। 7-8 फ्लोर हैं, एक के ऊपर एक, किसी फ्लोर में इंजीनियर रहता है, किसी में डॉक्टर, किसी में सीए। कुछ कंडीशंस दे देगा, कुछ आपको दिमाग लगा के निकालनी है, उसके बाद बताना है कि कौन से फ्लोर पे कौन रहता है। 5 मान लो व्यक्ति हैं, ये अलग अलग शहरों की यात्रा कर रहे हैं, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई कार से, इस प्रकार से। कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। फिर आपको कुछ कंडीशंस दे देगा, आपको कुछ कंडीशंस अपने दिमाग से निकालनी है और बताना है कि कौन सा व्यक्ति कहां जा रहा है और किस माध्यम से जा रहा है और उसका प्रोफेशन क्या है। पजल, समझ आ रहा है? पजल का मतलब एक उलझा देगा पहली में, आपको कुछ कंडीशंस तो दे देगा और कुछ आपको खुद से निकालनी होगी। यहां से भी आपको पिछले साल 7-8 प्रश्न दिखाई दिए थे, इस साल भी दिखाई देंगे। तभी तो पिछले बार लेंदी हो गया था पेपर। पिछले बार पजल टेस्ट के जो प्रश्न थे बहुत बड़े बड़े थे, आधा आधा एक एक पेज भर दिया था पूरा। तो वो सॉल्व करेंगे अपन। असमानता की जांच जानते हैं क्या होता है ये? टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है ये? सुने हैं कभी टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी? हाँ हाँ, ठीक। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब ऐसे चिन्ह, ये देखिए ऐसे चिन्ह, ऐसे चिन्हों को लेकर के कथन और निष्कर्ष यहाँ पे भी आता है। कथन में कुछ दे देगा, फिर निष्कर्ष पूछेगा कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन पीएससी पूछेगा यहाँ से प्रश्न। 2018 पीएससी प्री में मेरे को याद आ रहा है 5 प्रश्न पूछा था एक ही पेपर में। कोडेड इनइक्वालिटी भी आता है इसमें, असमानता की जांच में ही, इनइक्वालिटी में ही कोडेड इनइक्वालिटी। पहले कोड को डिकोड करके गणितीय चिन्ह लिखने हैं, उसके बाद इनइक्वालिटी फाइंड करना है आपको।
कथन में ऐसा दे देगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ऐसे कथन बना देगा। उसके बाद निष्कर्ष पूछेगा कि पहला निष्कर्ष ये सही है कि नहीं, दूसरा निष्कर्ष ये सही है कि नहीं, इस प्रकार से निष्कर्ष देगा आपको। बहुत आसान है ये। आंकड़ा निर्णय, ये कैसा चैप्टर है बताइए? डेटा सफिशियंसी, ये क्या है? आंकड़ा निर्णय, बताइए कैसा चैप्टर है ये? डेटा सफिशियंसी पीएससी का एकदम पसंदीदा, पीएससी प्री में लगभग हर साल आया है, एसीएफ में आया है, समझ आ रहा है? पीएससी का तो एकदम पसंदीदा चैप्टर है ये। वो तो जनरल हो गया, वो तो आपका रैंकिंग ऑर्डर रैंकिंग में आ जाता है वो पूरा। हाँ हाँ, नहीं डेटा सफिशिएंसी का मतलब ऐसा होता है जैसे आपको पूरा का पूरा एक कहानी बता देगा, एक पेज का पूरा कहानी रहेगा। जैसे बोल देगा, ऐसा प्रश्न देखे होंगे पीएससी प्री में, सीसेट में, पीएससी के वनडे एग्जाम्स में, बोल देगा किसी कॉलेज में एमबीए के एडमिशन के लिए निम्न शर्तें हैं, कुछ शर्तें आपको दे देगा कि आपका 10वीं में इतना होना चाहिए, आपका 12वीं में इतना होना चाहिए, आपका साक्षात्कार में इतना होना चाहिए, आपका ग्रुप डिस्कशन में इतना होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें आपको दे देगा। अगर आप इन शर्तों को फुलफिल करते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। उसके बाद कुछ रियायत देगा, कुछ छूट देगा कि आपका 12वीं में इतना होना चाहिए था, नहीं है तो इतना भी चलेगा, लेकिन आपका मामला जाएगा एचओडी के पास। आपका 10वीं में इतना होना चाहिए, इतना नहीं है तो इतना भी चलेगा, लेकिन आपका मामला जाएगा एडमिशन कमेटी के पास। तो कुछ शर्तें देगा, उसके बाद 2-3 शर्तों में छूट भी दे देगा। और उसके बाद आपके पास 4-5 प्रश्न आएंगे। एक पूरे व्यक्ति का बायोडेटा रहेगा कि इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ, इस व्यक्ति का 10वीं में कितना है, 12वीं में कितना है, साक्षात्कार में कितना है, इंटरव्यू में साक्षात्कार में कितना है, जीडी में कितना है, ऐसे करके पूरा बायोडेटा दे देगा। फिर आपको यह पता करना है कि उस व्यक्ति का चयन होगा कि नहीं होगा, कि मामला एचओडी के पास जाएगा, कि मामला एडमिशन कमेटी के पास जाएगा। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। है बहुत आसान, बहुत आसान है, आराम से काम कर सकते हैं, आराम से काम किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल है। ये पूरा का पूरा प्रश्न बच्चे लेंथ को देख के छोड़ देते हैं कि बहुत बड़ा प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न सॉल्व कैसे होगा। बच्चे केवल लेंथ को देख के छोड़ते हैं इस प्रश्न को, रहता बहुत आसान है। देखना न कराऊंगा, 2020 में 5 प्रश्न, 21 में 2 प्रश्न, 22 में 2 प्रश्न, एसीएफ में 2 प्रश्न, हर एग्जाम में प्रश्न आए हैं यहां से लगभग। डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे बोल देगा कि किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आईटी कंपनी आई है। अब उन आईटी कंपनियों की शर्तें ये है, उम्मीदवार के पास अगर ये सारी शर्तें पूरी हो रही है तो उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। फिर बोल देगा कि किसी शर्त में छूट दे देगा। जैसे बोल देगा कि आपका एसजीपीए जो होता है ना हर सेमेस्टर का, वो इतना होना चाहिए। आपका बैकलॉग जो सप्लीमेंट्री, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? इस प्रकार से आप आईटी या सीएस ब्रांच के होने चाहिए, आप इतने से इतने उम्र के बीच के होने चाहिए। ऐसी 4 शर्तें दे देगा। उसके बाद रियायत दे देगा कि आपका एसजीपीए मैंने इतना बोला था, लेकिन आपका अगर इतना है तो फिर आपका बैकलॉग 1 भी नहीं होना चाहिए, तो आपका मामला जाएगा यहाँ पे, आपका मामला जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से कुछ शर्तों में छूट दे देता है। तो आपको पहले कैंडिडेट का पूरा बायोडेटा दे देगा, उस बायोडेटा को पूरा पढ़ना है। उसके बाद पता करना है कि उस कैंडिडेट के साथ क्या होगा, चयन होगा कि नहीं होगा, कि मामला कहां जाएगा उसका। ये होता है डेटा सफिशिएंसी, पीएससी का एकदम पसंदीदा टॉपिक। व्यापम का तो पसंदीदा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन पीएससी का एकदम पसंदीदा टॉपिक है ये। पीएससी यहां से प्रश्न पूछता है, लिखा भी आपके सिलेबस में, आप भी हो, ये पिछले बार आया था, दिए होंगे मेंस। तो मैट्रिक्स बहुत आसान है, ये तो मैट्रिक्स तो बहुत आसान है। ये वो वाला मैट्रिक्स नहीं है 11th 12th में जो पढ़ते हैं वो वाला नहीं है, वहां मत पहुंच जाना। एकदम सिंपल सा, इतना खराब, इतना सड़ा सा चैप्टर है ये कि इसको 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको रो और कॉलम में, पिछले बार का मेंस में तो आया था यहाँ से प्रश्न, ऐसा दे देगा 0 1 2 3, इधर दे दिया 4 5 6, यहाँ लिख दिया R, यहाँ A, यहाँ V, यहाँ G, यहाँ H, यहाँ I, यहाँ K, यहाँ L, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ पे F, यहाँ पे Z, ऐसा लिख दिया, ऐसा भर देगा पूरा। फिर आप देखेंगे कि 04 में कौन है, R है ना। ये देखो 04 में कौन है, R। 04 का मतलब 0 नंबर का रो और चौथे नंबर का कॉलम, ऐसा। 04 में कौन सा अक्षर है, तो R है। मैं बोला 15 में कौन है, तो 15 में कौन है, V है। मैं बोला 36 में कौन है, तो 36 में कौन है, Z है।
अब आपको प्रश्न कैसा देगा, ऐसे दो टेबल देगा ना, दो टेबल देगा, ऐसे दो टेबल देगा। उसके बाद प्रश्न कैसे देगा, मान लीजिए मैं अपना नाम लिख दिया, मेरे नाम के लिए कौन कौन सा यहाँ पे संख्या क्रिएट होगा। तो आर के लिए आप देखेंगे कौन सा 04, ये देखिए ऐसा। ए के लिए कौन सा होगा 14, ऐसा करके। समझ पा रहे हैं? तो इतना सरल सा चैप्टर है ये, तो बस प्री में इसको नहीं पढ़ते हैं। पिछले बार एक प्रश्न आया था मेंस में, पिछले बार एक प्रश्न आया था, मैराथन में भी कराया था इसको, पिछले बार के एक प्रश्न आया था, एज इट इज एक प्रश्न आएगा यहां से। इसके बाद कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाहिया, कथन पूर्व अवधारणा, ये थियोरिटिकल प्रश्न हो गए पूरे। कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाहिया, कथन पूर्व अवधारणा, ये पूरा का पूरा थियोरिटिकल प्रश्न हो गया। अब यहां से प्रश्न कैसे आएंगे, कथन कार्यवाही से प्रश्न कैसे आते हैं, कोई कथन दे दिया कि ऐसा ऐसा मामला है, उसके बाद क्या कार्यवाही करेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। समझ आ रहा है? कथन पूर्व अवधारणा, कथन पूर्व अवधारणा का मतलब ये काम सरकार के द्वारा किया गया, तो इसके पीछे सरकार की पूर्व अवधारणा क्या थी। कोई भी काम आप करते हैं तो आपकी कोई ना कोई पूर्व अवधारणा तो रहती है। जैसे आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो पूर्व अवधारणा तो कुछ लेके बैठे ही होंगे, कुछ ना कुछ तो सोच के बैठे ही होंगे कि एसआई का तैयारी क्यों कर रहे हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी कोई ना कोई पूर्व अवधारणा रहती है, एजम्पशंस रहते हैं आपके, सोच रहती है आपकी। समझ आ रहा है? तो कहीं पे भी, जैसे रेलवे बहुत सारी लाइंस लिख देता है ट्रेन में भी, तो उनके पीछे रेलवे की पूर्व अवधारणा क्या थी। तो कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा, कुछ ना कुछ पूर्व अवधारणा रहती है। तो कथन दे देगा, कथन के पीछे आपकी पूर्व अवधारणा क्या थी। आप कथन दे देगा, कोई कोई काम है, उसके पीछे कार्यवाही क्या करेंगे। कथन कार्यवाही, जैसे आपके अधीनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे। आपके जिले में अचानक से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, आप क्या कार्यवाही करेंगे। आप मान लीजिए वहां के डीएम हैं, कलेक्टर हैं, और आपके जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न कथन कार्यवाही में आते हैं। तो ये जो सेक्शन लिखा हूं मैं, इतना सेक्शन प्री में आप कवर नहीं करते हैं। और मेरा मानेंगे तो लगभग 30-40 प्रश्न यहीं से आएंगे, 30-35-40 प्रश्न यहीं से आएंगे रीजनिंग के। 30-35-40 प्रश्न बोल रहा हूँ रीजनिंग के यहीं से आने वाले हैं। इतना मान के चलिए 30-35 प्रश्न तो कम से कम मैं बोल रहा हूं कि ये पूरे सेक्शन से आपको रीजनिंग के 30-35 प्रश्न मिल जाएंगे इस पूरे सेक्शन से। इन्हीं पे पहले काम करवाऊंगा मैं, इन्हीं को पहले खत्म करेंगे। जैसे शाम वाला बैच आप देखेंगे तो शाम वाले बैच में ये पूरा खत्म कर दिया हूं, ये पूरा खत्म हो गया है, ये पूरा खत्म हो गया है। ये 3 तो एकदम पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं। इसमें बहुत समय लगता है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने। तो ये 3 तो पूरा पूरा एकदम एक एक चीज पढ़ा दिया, तीनों पॉइंट पूरा खत्म हो गया शाम वाले बैच में। तो शाम वाले बैच में भी यही कर रहा हूं मैं कि इन चैप्टर्स पे पहले काम करा रहा हूं। ये जो 2 चैप्टर हैं ये लगातार नहीं पढ़ेंगे अपन, बैठक और पजल, ये दोनों को अपन क्या करेंगे, पूरा महीना भर चलाते रहेंगे। एक आध पजल आज सॉल्व कर लिए, फिर एक पजल आपको होमवर्क दे दिया, वो आप करते रहिए। 2 दिन बाद फिर से एक आध पजल उठा लिए, आज आप सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन कर लिए, फिर एक आध होमवर्क दे दिया, फिर 2-3 दिन बाद फिर से एक उठा लिया अपन, क्योंकि ये आपके हैबिट में रहना चाहिए। ये ऐसा है कि टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, अगर बुद्धि नहीं लगा पाएंगे तो आप, इसमें कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास में, किसी के पास में कोई ट्रिक नहीं है, इसमें काम करना ही पड़ेगा। इसमें दिमाग जितना जल्दी दौड़ाएंगे ना उतना जल्दी सॉल्व होता है। ये बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चों से पूछेगा ना, बैठक को कैसे निपटाते हैं वो लोग, पजल को कैसे निपटाते हैं, क्योंकि वो इन्हीं का प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि बैंकिंग में यही सब छपे रहता है पूरा। 35 प्रश्न अगर आ रहा है रीजनिंग का, तो लगभग 15 से 20 प्रश्न यही सब आ जाता है उसमें। तो देखना ना, बैठक को ऐसा 2-3 मिनट में खत्म, बैठक का पूरा क्वेश्चन 5 ठो। 2-3 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैं, 1 मिनट में खत्म कर देते हैं बैठक के क्वेश्चन को, 3-3 4-4 क्वेश्चन। पजल का पूरा एक पूरा पहेली को 3-4 क्वेश्चन जिसमें रहते हैं, 1 मिनट आधे मिनट में पूरा खत्म हो जाता है उनका। क्योंकि वो पूरा साल भर इसी का प्रैक्टिस करते हैं, पूरा साल भर लगाते हैं इसी में। तो इसको अपन क्या करेंगे, एक एक प्रश्न 2-2 प्रश्न हर 2 दिन में 3 दिन में लेते रहेंगे इसका अपन, हर 2 दिन 3 दिन में लेते रहेंगे। इसके अलावा चैप्टर्स तो और बहुत सारे हैं जहां से प्रश्न आने हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला, सादृश्यता, समझ आ रहा है, वर्गीकरण, लुप्त पद, गणितीय संक्रियाएं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। पासा है, घन घनाभ है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, रैंकिंग है, फिगर्स पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 5-6 चैप्टर्स। लेकिन ये सारे चैप्टर्स आप पहले भी देखे हैं, पढ़े हैं, उनको करेंगे कवर। उधर से भी प्रश्न आएंगे, देखो ना, रिमेनिंग प्रश्न उधर ही से आएंगे, लेकिन अपना प्रायोरिटी में ये चैप्टर्स होगा, प्रायोरिटी में। इसमें टाइम टेकिंग, एक तो न्याय निगमन है, बहुत टाइम टेकिंग है,
इन दोनों को अपन पूरा महीना भर लेके चलेंगे। ये 1.5 से 2 घंटे का है, ये 1.5 से 2 घंटे का है, ये तो 10 मिनट का है, ये 1.5 से 2 घंटे का है। मेन इसमें टाइम टेकिंग न्याय निगमन है, और इसको तो मैं बोल रहा महीना भर प्रैक्टिस में रखेंगे अपन। एकदम ऐसा बस जाए अपने दिमाग में कि सिटिंग का कोई भी प्रश्न आए कितना भी बड़ा है, पजल का कोई भी प्रश्न आए कितना भी बड़ा है, उसको तो तुरंत निपटा देंगे अपन। इसमें प्रैक्टिस ही काम आएगा, इसमें केवल और केवल प्रैक्टिस ही काम आएगा इसमें। चलो चालू करें। बाकी तो सिलेबस वही है जो आपने देखा है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस वही है। सिलेबस को पूरा लिख करके समझा करके समय खराब नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे इसको चालू करते हैं अपन। बाकी पूरा सिलेबस वही है। कोडिंग डिकोडिंग सुने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला सुने हैं, सादृश्यता सुने हैं, एनालॉजी सुने हैं, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, वर्गीकरण सुने हैं, क्लासिफिकेशन, विषम को पहचानिए 4 में से कौन अलग है, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, श्रेणी सुने ही है, अक्षरों पर आधारित और संख्याओं पर आधारित लुप्त पद सुने ही होंगे, रैंकिंग, दिशा ज्ञान परीक्षण, पासा, गणितीय संक्रियाएं, समझ आ रहा है, वेन डायग्राम, ये सारे चैप्टर्स। अब आकृतियों को पूर्ण करना, छिपी आकृति ज्ञात करना, उसी में आप देखेंगे आकृतियों में मिरर इमेज, वाटर इमेज, समझ आ रहा है, बहुत कुछ है। लेकिन ये सारे चैप्टर्स जो मैं बोल रहा हूं साइड में, ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब जल्दी हो जाता है। ये वाले में काम करना है, 30 से 35 प्रश्न कम से कम इधर से बोल रहा हूं आ जाएंगे। गणित का भी देखेंगे, साथ साथ में समझाऊंगा मैं। चलो न्याय निगमन हेडिंग डालो, न्याय निगमन। न्याय निगमन अब ये चैप्टर ऐसा है कि बिल्डअप होता है, धीरे धीरे करके बिल्डअप होगा। एक ही 2 दिन में पूरा एडवांस स्तर तक पहुंचाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है ये चैप्टर। और इससे पहले अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है किसी और तरीके से, तो या तो उसी तरीके से जाइए, नहीं पढ़ा है तो जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा चलना। अपने मन से कुछ दिमाग मत लगाना, सारी बातें मैं लिखवाऊंगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है, जो दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा ही नहीं आपको। इस चैप्टर में लगेगा दूर दूर तो बैठे हैं सर, तो फिर काहे के लिए गलत हो गया ये, तो कुछ बातों को याद करना पड़ेगा, है बहुत कंफ्यूजिंग ये। एडवांस स्तर तक जाएंगे अपन, लेकिन बिल्डअप होगा, धीरे धीरे करके बिल्डअप होगा। ये एक साथ में एडवांस स्तर तक नहीं जा सकता, धीरे धीरे करके बिल्डअप होगा ये चैप्टर। तो आराम से चलना, जैसा जैसा बोलूंगा उसको दिमाग में बैठाना। आजकल तो व्यापम भी पूछ रहा है इसको, पहले तो व्यापम नहीं पूछता था। अभी आप दिए होंगे ये पेपर जो हुआ था अनुरेखक का, संडे को जो एग्जाम हुआ था, पिछले संडे को अनुरेखक का एग्जाम हुआ था। वहां पे 2 प्रश्न आए थे, यहाँ से 2 प्रश्न। फायरमैन का एग्जाम हुआ था, ये व्यापम लिया था, वहां से भी 1 प्रश्न आया था। तो आजकल तो व्यापम भी इसको देने लग गया है, पहले तो व्यापम इसको नहीं देता था, लेकिन आजकल व्यापम भी इसको देने लग गया है। तो ये चैप्टर न्याय निगमन, सिलोजिस्म, इसको देखते हैं। चलो, तो पहले तो अपन बात करेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो इसको मैं वेन डायग्राम से ही पढ़ाऊंगा। एक 150 वाला मेथड भी होता है, लेकिन 150 वाले मेथड में थोड़े एडवांस स्तर के प्रश्नों में दिक्कत जाती है। जो पीएससी ने 20, 21, 22 में पूछे हैं, वैसे प्रश्नों में थोड़ी दिक्कत जाएगी अगर 150 वाले मेथड से पढ़ाऊंगा तो वेन डायग्राम के तरीके से पढ़ेंगे, वेन डायग्राम वाले मेथड से जाएंगे तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला आपको। तो सबसे पहले मैं कुछ कथन बता रहा हूं, उन कथनों के डायग्राम जैसा बोलूंगा वैसा ही बनाएंगे आप। कुछ कथनों के डायग्राम जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही डायग्राम आपको बनाना है। अपने मन से डायग्राम नहीं बनाएंगे, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही डायग्राम बनाएंगे आप। तो पहला जो कथन आता है वो कथन है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इसको बोलते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी, पहला कथन। इसका डायग्राम जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही बनाना। इसका डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे, देखिए कुछ ए बी है, ऐसा ही बनाना है इसका डायग्राम को। कुछ ए बी है ऐसा ही बनाएंगे, थोड़ा भी चेंज नहीं करेंगे इसमें। कुछ ए बी है, सम ए आर बी का डायग्राम ऐसा ही बनाना है आपको। ये नहीं कि सर कोई और तरीके से बना देंगे चलेगा क्या, ऐसा ही बनाना है। दूसरा,
सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। इसका डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है, देखो ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं वो बी के अंदर रहेंगे, देखिए ऐसा, सारे के सारे जो ए हैं वो बी के अंदर रहेंगे, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं वो बी के अंदर रहेंगे, ऑल ए आर बी। तीसरा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, नो ए इज बी। इसका डायग्राम कैसा बनाएंगे, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस का रोल, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस रहेगा, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस रहने का मतलब ए का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जगह का व्यक्ति, ए का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह का व्यक्ति बी के किसी भी क्षेत्र में एंट्री नहीं मार सकता, बी का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से उठ करके ए में एंट्री नहीं मार सकता। पूरे ए का पूरे बी से क्या होगा, क्रॉस होगा। ध्यान से इसको पढ़ना, कोई ए, कोई मतलब नो, कोई ए बी नहीं है मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्रॉस, ए का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह का, ए का कोई भी व्यक्ति बी के किसी भी क्षेत्र में एंट्री नहीं मार सकता, बी का कोई भी व्यक्ति ए के किसी भी क्षेत्र में एंट्री नहीं मार सकता। कोई ए बी नहीं है का मतलब यह होगा। एक और आता है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ मतलब थोड़े से, कुछ मतलब थोड़े से। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो, थोड़े से ए का, थोड़े से ए का, ध्यान से समझना, थोड़े से ए का पूरे बी के साथ क्या होगा, क्रॉस, थोड़े से ए का पूरे बी के साथ क्रॉस होगा। मतलब ये थोड़े से ए, ध्यान से समझना इसका मतलब, ये थोड़े से ए इस पूरे बी में एंट्री नहीं मार सकते, थोड़े से जो ए हैं ये पूरे बी में एंट्री नहीं मार सकते, थोड़े से जो ए हैं पूरे बी में एंट्री नहीं मार सकते। बी के व्यक्ति जो हैं, बी के जो व्यक्ति हैं वो ए में इस जगह पे एंट्री नहीं मार सकते। क्रॉस का रोल आगे जाके समझ में आएगा, बहुत बड़ा है। क्रॉस कितने क्षेत्र का कितने क्षेत्र के साथ में है ये पहले से देख लो, जितने क्षेत्र का क्रॉस जितने क्षेत्र के साथ में होगा उतने क्षेत्र में आना जाना बोलना चालना सब बंद रहेगा। ध्यान से समझना, क्रॉस का रोल आपको आगे जाके दिखेगा, इसके बिना हिलेगा नहीं ये चैप्टर। तो जितने क्षेत्र का क्रॉस जितने क्षेत्र के साथ है उतने क्षेत्र में आना जाना बोलना चालना सब बंद रहेगा। उसके अलावा कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन जितने क्षेत्र का जितने क्षेत्र के साथ में क्रॉस है, कितने क्षेत्र का है देखो, इतने क्षेत्र का, ये देखिए इतने क्षेत्र का, इतने क्षेत्र के साथ में क्रॉस है मतलब इतने क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इतने क्षेत्र में एंट्री नहीं मार सकता, इतने क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इतने क्षेत्र में एंट्री नहीं मार सकता। यहां पर मैं क्या बोला, कुछ ए बी नहीं है मतलब थोड़े से ए, थोड़े से, कुछ मतलब थोड़े से, कुछ ए मतलब थोड़े से। ये देखिए ये थोड़े से जो ए हैं, ये थोड़े से ए का पूरे बी में एंट्री बंद है मतलब इतने जो ए हैं ये बी में एंट्री नहीं मार सकते। बचे हुए ए जो हैं ये बी में एंट्री मार सकते हैं, ये बचे हुए ए बी में एंट्री मार सकते हैं। बी के लोग ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, बचे हुए क्षेत्र में एंट्री मार सकते हैं। ये समझना, तब संभावना वाले निष्कर्ष बनेंगे आपसे, क्योंकि बहुत चेंज होगा आगे जाके। ये चैप्टर ऐसा है कि अभी मैं 4 ठो प्रश्न पूछूंगा तो नहीं बनेगा आपसे, अगर आगे का 4 ठो मैं एडवांस स्टेटमेंट दे दूं तो बनेगा नहीं आपसे, और ये सब नहीं पढ़ेंगे तो वैसे भी नहीं बनेगा। वो एकदम बिल्डअप है ये शाम वाले बच्चों से पूछना बात होती होगी तो एकदम ऐसा बिल्डअप चला है ना, ये 2 पढ़े समझे दिमाग में बैठाए, फिर अगले 2 पढ़े वो समझे दिमाग में बैठाए, फिर अगले 2 पढ़े, ऐसे करके सारे निष्कर्षों को बताया हूं, सारे कथनों को बताया हूं। एक ही साथ पढ़ पाना संभव ही नहीं इस चैप्टर को। 8-9 प्रश्नों का वेटेज है मान के चले मिनिमम, क्योंकि पीएससी सीसेट में देता है 3-3 4-4 प्रश्न। तो
जहां पे 30-35 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के बस, और आप लोगों के एग्जाम में 70-80 प्रश्न आएंगे, और सिलेबस में लिखा है साफ साफ ये चैप्टर पिछले बार भी 8-9-10 प्रश्न तक आए हैं, और प्री में नहीं पढ़ते हैं आप इन चैप्टर्स को, ये समस्या आएगी। अभी पूछूंगा, चलिए बताइए तो जानकारी है क्या? मैं अगर बोलूं आपको कुछ ए बी हैं, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन यहीं पे बोल दूं मैं केवल कुछ ए बी है, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, क्या डिफरेंस है दोनों में बताइए। चलिए सम ए आर बी, सम ए आर बी और सम ए आर, इसको बोल देना इंग्लिश में ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे इसके। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों कथनों में क्या डिफरेंस है? कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है, क्या डिफरेंस है बताइए? पीएससी का प्रश्न है 2021-22 में। हाँ तो डिफरेंस क्या है बताइए फिर। हाँ। तो ये कैसे हो सकता है? और क्या लगता है, क्या होगा दोनों में डिफरेंस यार? ठीक, तो जब थोड़े से ए बी है तो ऑब्वियस सी बात है वो बी भी तो ए रही होंगे ना। आपके हिसाब से ऐसा बनेगा, ये कुछ ए बी है में इतना, कुछ ए बी है और केवल कुछ में से इतना सारा है। दोनों एक ही है ना, ये दोनों एक ही हैं, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, कुछ मतलब कुछ, ये भी कुछ है ये भी कुछ है। चलो मैं बोला, हाँ बताइए। सर जो एक बी रहेगा ना, मतलब वो सिर्फ एक दूसरे को ही ओवरलैप करेंगे और कुछ नहीं है। थोड़ा मोड़ा ठीक जा रहे हो देखो। मैं बोला कुछ इंजीनियर्स हैं, आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं बोला कुछ इंजीनियर्स हैं, ठीक, पहला स्टेटमेंट, केवल कुछ इंजीनियर्स हैं, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बोला कुछ इंजीनियर्स हैं, केवल कुछ इंजीनियर्स हैं। अब देखो मैं बोला कुछ इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब सारे के सारे लोग इंजीनियर्स हो सकते हैं, यह संभावना जीवित है यहाँ पे। जब मैं बोला कुछ इंजीनियर्स बैठे हैं यहाँ पे, आप जितने भी लोग हैं, मैं बोला कुछ इंजीनियर्स बैठे हैं यहाँ पर, इसका मतलब सभी के सभी इंजीनियर्स हो सकते हैं, यह संभावना जीवित है। लेकिन केवल कुछ इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब गारंटीड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंजीनियर्स नहीं है। तो यहां पर सारे लोगों के इंजीनियर्स होने की संभावना खत्म हो जाती है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? कुछ इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब सारे के सारे लोग भी इंजीनियर्स हो सकते हैं, संभावना बन रही है। लेकिन केवल कुछ इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब गारंटीड कुछ ऐसे भी लोग यहां पर बैठे हैं जो इंजीनियर्स नहीं है, मतलब सारे लोगों के इंजीनियर्स होने की संभावना यहां पे खत्म। समझ आ रहा है? तो कुछ ए बी है का मतलब ऐसा मत लिखना, इसको पढ़ाऊंगा आगे जाके। कुछ ए बी है का मतलब ऐसा, ये डायग्राम बनेगा, इसका मतलब सारे के सारे ए भी बी हो सकते हैं, संभावना है। लेकिन केवल कुछ ए बी है का मतलब कुछ ए तो बी है सर, कुछ ए तो बी हैं, लेकिन कुछ ए ऐसे भी हैं, कुछ ए ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर बी नहीं है। समझ आ रहा है? केवल कुछ ए बी है का मतलब कुछ ए तो बी हैं और कुछ ए निश्चित तौर पर ऐसे भी हैं जो बी नहीं है, मतलब इस बार सारे के सारे ए को बी में नहीं डाल सकता, सारे ए के बी होने की संभावना खत्म। समझ पा रहे हैं? कुछ इंजीनियर्स हैं कहने का मतलब आप सभी लोग इंजीनियर्स हो सकते हैं, संभावना जीवित है। लेकिन मैं बोला केवल कुछ इंजीनियर्स बैठे हैं, केवल कुछ इंजीनियर्स बैठे हैं, इसका मतलब आप सभी के इंजीनियर्स होने की संभावना हो गई खत्म।
ये डिफरेंस आएगा। ये सब पूछा है, समझ आ रहा है, इसीलिए बोल रहा थोड़ा ध्यान से अच्छी से बिल्डअप बनाना। 80-82 प्रश्न दिया था प्रैक्टिस सीट शाम वाले बैच में खत्म करने के बाद, 4-5 प्रश्न छोड़ के सब बना है उनसे, 4-5 प्रश्न छोड़ करके, वो भी थोड़े से अलग टाइप के डल गए थे दूसरे चैप्टर के मिक्स होकर के। 80-81 प्रश्नों का प्रैक्टिस सीट दिया था उनको, लेकिन एकदम धीरे धीरे करके बिल्डअप बनाया था उनका। तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको यार। अभी फिलहाल मैं ये 4 कथन लिया हूं। पहला कथन है कुछ ए बी हैं, उसका डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे, सभी ए बी हैं तो सारे के सारे ए बी के अंदर रहेंगे, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब समझना, कोई ए बी नहीं है मतलब पूरे ए का पूरे बी से क्या होगा, क्रॉस। कोई ए बी में नहीं जा सकता कहीं भी, कोई बी ए में नहीं जा सकता कहीं भी। कुछ ए बी नहीं है मतलब थोड़े से जो ए हैं, कुछ मतलब थोड़े से, अब थोड़ा मतलब ये भी चलेगा ना यार, थोड़े से ए, थोड़े से ए, कुछ ए मतलब थोड़े से ए का बी में क्या होगा, एंट्री बंद होगा। थोड़े से ए का बी से बोलचाल एंट्री बंद, मतलब ये वाले ए बी में कहीं पे एंट्री नहीं मार सकते, और बी के लोग ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, बाकी जगह पे मार सकते हैं। जैसे ये वाले क्लासरूम का बाजू वाले क्लासरूम से पूरा पूरा क्रॉस चल रहा है, समझना बात को, इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इस वाले क्लासरूम का बाजू वाले पूरे पूरे क्लासरूम से क्रॉस चल रहा है, मतलब इस क्लासरूम का कोई बच्चा उस क्लासरूम में नहीं जा सकता, उस क्लासरूम का कोई बच्चा इस क्लासरूम में नहीं आ सकता। ये हो गया। अब अगला क्या बोला मैं, इस क्लासरूम के थोड़े से लोग का, मतलब मान लो ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो, इस क्लासरूम के थोड़े से लोग का बाजू वाले क्लासरूम से क्या चल रहा है, क्रॉस। इस क्लासरूम के थोड़े से लोग का पहला रो और दूसरा रो, इन दोनों रो का बाजू वाले क्लासरूम से क्या चल रहा है, क्रॉस चल रहा है। मतलब ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो में बैठे हुए लोग बाजू वाले क्लासरूम में नहीं जा सकते, लेकिन बाकी के लोग थर्ड रो वाले फोर्थ रो वाले जा सकते हैं। समझ आ रहा है, पूरे क्लासरूम का बाजू वाले पूरे क्लासरूम के साथ क्रॉस है, मतलब ये हो गया कोई ए बी नहीं है, ये क्लासरूम ए बाजू वाला क्लासरूम बी, तो पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस, मतलब इस क्लासरूम का कोई व्यक्ति बाजू वाले क्लासरूम में कहीं पे नहीं जा सकता, बाजू वाले क्लासरूम का कोई व्यक्ति इस वाले क्लासरूम में कहीं पे नहीं आ सकता। लेकिन कुछ ए बी नहीं है, अब ये ए है ये वाला क्लासरूम, कुछ ए फर्स्ट रो और सेकेंड रो, ये थोड़े से ए बी नहीं है, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो वाले व्यक्तियों का बाजू वाले क्लासरूम से क्या चल रहा है, क्रॉस, मतलब ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो वाले व्यक्ति बाजू वाले क्लासरूम में नहीं जा सकते, बाकी के लोग जा सकते हैं। बाजू वाले क्लासरूम के लोग इस क्लासरूम में फर्स्ट रो और सेकेंड रो में नहीं आ सकते, बाकी जगह पे आ सकते हैं, ये मतलब होगा, तभी तो संभावना बता पाओगे यार आगे जाके। तो क्रॉस किसके बीच है ये समझना, क्रॉस इस पूरे का इस पूरे के बीच है, मतलब पूरे का पूरे से बोलचाल बंद, आना जाना लेना देना बंद। यहां पे क्रॉस इसका पूरे के साथ है, मतलब इसका इनके साथ बोलचाल लेना देना आना जाना सब बंद है, बाकी सब खुला है, जिसको जहां जाना है जाए। समझ पा रहे हैं। अब यहीं पे अगर मैं बोल दूं कोई भी ए नहीं है तो मतलब एक ही है, कोई बी ए नहीं है तो मतलब एक ही होगा, वही बात हो गई, बी के पूरे सर्कल का ए के पूरे सर्कल से लगेगा क्रॉस, ऐसा। लेकिन यहां पर अगर मैं बोल दूं कुछ बी ए नहीं है तो मतलब बदल गया, कुछ बी ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए, तो इस बार थोड़े से बी का, इस बार थोड़े से बी का, ध्यान से समझना, इस बार थोड़े से बी का, ये देखिए थोड़े से बी का पूरे ए के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस। कुछ बी, थोड़े से बी, ये देखिए थोड़े से बी ए में कहीं पे एंट्री नहीं मार सकते, बचे हुए बी ए में एंट्री मार सकते हैं, ए के जो लोग हैं वो बी में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन बचे हुए जगह पे एंट्री मार सकते हैं। समझ आ रहा है, कुछ ए बी नहीं है मतलब थोड़े से ए का बी में एंट्री नहीं हो सकता, कुछ बी ए नहीं है मतलब थोड़े से बी का ए में एंट्री नहीं हो सकता। क्रॉस जिसके बीच लगा है उतने का आना जाना बोलना चालना लेना देना सब बंद रहेगा। तो फिलहाल ये 4 कथन मैंने आपको बताए हैं, डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे इन 4 कथनों का, समझ आया। चलो अब निष्कर्ष में आ रहा हूं, 10 मिनट और देख लो। हाँ कोई मतलब सभी, नो, नो मतलब सारे ए का सारे बी से क्रॉस रहेगा, कोई ए, कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, मैं बोला इसका मतलब क्या समझ में आ रहा, सभी की बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, कुछ व्यक्ति बाहर नहीं जाएंगे, कुछ मतलब थोड़े से व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। चलो अब देखना, निष्कर्ष में शुरुआत में
निष्कर्ष में शुरुआत में अपन पॉजिटिव निष्कर्ष देख रहे हैं 2 ठो, पॉजिटिव निष्कर्ष देख रहे हैं 2 ठो, कुछ वाला निष्कर्ष, कुछ वाला और सभी वाला। ध्यान से समझना, कुछ वाला और सभी वाला, सम और ऑल, ऐसे करके बिल्डअप करेंगे। शुरुआत में अपन 2 निष्कर्ष देख रहे हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष। शुरुआत में अपन 2 निष्कर्ष देख रहे हैं। ये निष्कर्ष कैसे हैं? एब्सोल्यूट है, संभावना वाले नहीं है, एब्सोल्यूट है। शुरुआत में अपन 2 निष्कर्ष देख रहे हैं, पॉजिटिव, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब समझना पहले तो, एब्सोल्यूट का मतलब संभावना नहीं रहेगी। जैसे सभी ए बी हैं, ये क्या है? एब्सोल्यूट निष्कर्ष है। कुछ ए बी हैं, ये क्या है? एब्सोल्यूट निष्कर्ष है। लेकिन सभी ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, ये संभावना वाले निष्कर्ष हो जाएंगे। समझ आ रहा है? एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स है, सभी ए बी हैं, ये एब्सोल्यूट निष्कर्ष। कुछ ए बी हैं, ये एब्सोल्यूट निष्कर्ष। लेकिन कुछ ए बी हो सकते हैं, या इसी को बोलूं कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो ये पॉसिबिलिटी वाला निष्कर्ष, संभावना वाला निष्कर्ष कहलाएगा। कुछ ए बी हो सकते हैं, सकते हैं मतलब क्या हो गया? संभावना, या कुछ ए के बी होने की संभावना है। सभी ए बी हो सकते हैं या सभी ए के बी होने की संभावना है, तो ये संभावना वाले निष्कर्ष हो जाएंगे। तो अभी अपन बात करेंगे एब्सोल्यूट निष्कर्ष, और एब्सोल्यूट में कौन से? पॉजिटिव। समझ आ रहा है? इतने सारे निष्कर्ष हैं, देखो एब्सोल्यूट में पॉजिटिव, एब्सोल्यूट में नेगेटिव, 2 टाइप के। इसके बाद पॉसिबिलिटी वाले आते हैं, पॉसिबिलिटी वाले, पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव 2 टाइप के, फिर पॉसिबिलिटी में नेगेटिव 2 टाइप के। बस इतना पढ़ना होता है निष्कर्ष, पॉसिबिलिटी में नेगेटिव 2 टाइप के। इतने निष्कर्ष हैं आपके पास, इतने निष्कर्ष हैं। एब्सोल्यूट में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 2 टाइप के, नेगेटिव 2 टाइप के। फिर पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 2 टाइप के, नेगेटिव 2 टाइप के। तो अभी अपन बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट निष्कर्ष, और एब्सोल्यूट में कौन सा? पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट में पॉजिटिव निष्कर्षों की बात कर रहे हैं अपन, पॉजिटिव निष्कर्षों की। अब देखो पॉजिटिव निष्कर्ष में कुछ वाला निष्कर्ष आया, कुछ वाला निष्कर्ष जैसे कुछ ए बी है, इस प्रकार से कुछ वाला निष्कर्ष आया। कथन तो डायग्राम ऐसा ही बनाना है, कथन का डायग्राम में चेंजेस मत करना, आगे जाके कथन और ऐड होंगे। अभी ये 4 कथन मैंने बनाए हैं, इन 4 कथनों का डायग्राम ऐसे ही बताना है अपन को। इसके बाद में आया एब्सोल्यूट निष्कर्ष, और पॉजिटिव 2 टाइप के बनेंगे यहां से, कुछ वाला और सभी वाला। कुछ वाला मतलब जैसे कुछ ए बी है, ऐसा निष्कर्ष बनेगा। तो आपको जब पॉजिटिव निष्कर्ष देगा एब्सोल्यूट में पॉजिटिव कुछ वाला, तो केवल आपको कुछ का मतलब क्या समझना है? कॉमन देखना है। कुछ का मतलब कॉमन देखना है। अगर कॉमन दिखा तो निष्कर्ष सही होगा, कॉमन नहीं दिखा तो निष्कर्ष गलत। कुछ का मतलब केवल कॉमन देखना है आपको। एब्सोल्यूट निष्कर्ष आया, और एब्सोल्यूट में पॉजिटिव निष्कर्ष कुछ वाला, कुछ वाले में केवल कॉमन देखना है। मैं बोला कुछ ए बी हैं, तो ए और बी में कॉमन देखो, तो ए और बी में कॉमन दिख रहा है तो सही हो जाएगा। बी और ए, ये देखो ए और बी में कॉमन दिख रहा है, सही हो जाएगा। ए यहां, बी यहां, ए और बी में कॉमन है क्या? है सर। बी यहां, ए और बी में कॉमन है क्या? है सर। अगर निष्कर्ष में कुछ वाला निष्कर्ष आया तो केवल आपको कॉमन देखना है। अब वो कॉमन थोड़ा सा हो कि ज्यादा हो, कॉमन होना चाहिए। जैसे मेरे में और इस कमरे में कुछ कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं पूरा पूरा इस कमरे में हूं, मतलब थोड़ा तो रहूंगा ही। समझ पा रहे हैं? मैं आपको बोला ऐसा डायग्राम बना है, बताना ऐसा डायग्राम बना है, मेरे को बताओ ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं है? है। बी और ए में कुछ कॉमन है कि नहीं है? है। ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं है? है। बी और ए में कुछ कॉमन है कि नहीं है? है। ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं है? है। बी और ए में कुछ कॉमन है कि नहीं है? है। कॉमन का मतलब कॉमन थोड़ा सा हो, ज्यादा हो। अगर पॉजिटिव निष्कर्ष की बात करूं मैं, एकदम सिंपल सा कहानी है। पहले एब्सोल्यूट निष्कर्ष अपन देखेंगे, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव में 2, नेगेटिव में 2। फिर पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष अपन देखेंगे, पॉजिटिव में 2, नेगेटिव में 2। तो अपन शुरुआत में बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट निष्कर्ष, और एब्सोल्यूट में कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में मैं बोला कुछ वाला निष्कर्ष आएगा। कुछ वाला निष्कर्ष जैसे कुछ ए बी है, कुछ वाले में जैसे कुछ ए बी है, संभावना नहीं है, एब्सोल्यूट है। कुछ बी ए है, ये देखो संभावना नहीं है, एब्सोल्यूट है। ये देखो कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं। तो आपको जैसे ही कुछ वाला निष्कर्ष दिया ना, तो आप केवल ये देखो कुछ ए बी हैं, तो डायग्राम जो बनेगा कथन के हिसाब से, उस डायग्राम में ये देखना कि ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन मिला ना, कॉमन थोड़ा सा मिले ज्यादा मिले, कॉमन मिला तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
कुछ बी ए है, ऐसा निष्कर्ष आया, तो बी और ए में कॉमन देखो, कॉमन मिला तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही। कॉमन नहीं मिला तो निष्कर्ष क्या होगा? गलत हो जाएगा। सभी वाला समझना, अब सभी वाला निष्कर्ष आया तो आपको इसमें अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है बस। सभी वाला निष्कर्ष अगर आया तो अंदर बाहर का कंसेप्ट आपको देखना है बस, अंदर बाहर का कंसेप्ट। जैसे मैं बोला सभी ए बी हैं, निष्कर्ष में मैं बोला सभी ए बी हैं, तो आप ये देखेंगे कि सारे के सारे ए जो है वो बी के अंदर हैं कि नहीं। अगर मिला तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही। नहीं मिला तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। जैसे मैं बोला सभी बी ए हैं, तो आप कथन के हिसाब से जो डायग्राम बना है उस डायग्राम में देखना कि सारे के सारे बी ए के अंदर हैं कि नहीं। अगर हैं तो ये निष्कर्ष सही, नहीं है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। तो एब्सोल्यूट निष्कर्ष देखो, कथन के हिसाब से अपन डायग्राम बनाएंगे, 4-5 कथन देगा उसके हिसाब से डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से जो भी डायग्राम बनेगा कथन के हिसाब से डायग्राम अपना बनेगा, कथन के हिसाब से डायग्राम बनेगा। उसके बाद मैं बोला निष्कर्ष में एब्सोल्यूट निष्कर्ष और कौन से? पॉजिटिव। एब्सोल्यूट निष्कर्ष और कौन सा? पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव में दो टाइप का आएगा, कुछ वाला और सभी वाला। कुछ वाला आएगा और सभी वाला आएगा। कुछ वाले में मैं बोला बस कॉमन देखना है, कॉमन मिला तो निष्कर्ष सही, नहीं मिला तो निष्कर्ष गलत। सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है, सभी ए बी हैं तो सारे के सारे ए बी के अंदर होने चाहिए, और सभी बी ए हैं तो सारे के सारे बी ए के अंदर होने चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को? कुछ का मतलब कॉमन देखना है, दिमाग में ऐसा बैठा लो, और सभी का मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट। कथन देगा, कथन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए इन कथनों के हिसाब से डायग्राम जैसा बोला वैसा बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद मैं बोला एब्सोल्यूट निष्कर्ष। एब्सोल्यूट मतलब नो संभावना, एब्सोल्यूट कुछ ए बी है एब्सोल्यूट निष्कर्ष है, सभी ए बी है एब्सोल्यूट निष्कर्ष है। तो एब्सोल्यूट निष्कर्ष में पॉजिटिव वाले दो निष्कर्ष आएंगे, एक कुछ वाला जैसे कुछ ए बी है, एक सभी वाला जैसे सभी ए बी है। तो कुछ वाले में केवल कॉमन देखना, कुछ वाले में केवल कॉमन देखेंगे, कॉमन दिखा तो वो निष्कर्ष सही बोलेंगे, कॉमन थोड़ा सा दिखे ज्यादा दिखे कॉमन दिखने से मतलब है। और सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट, सभी ए बी है तो ए अंदर होने चाहिए बी के, और सभी बी ए है तो बी अंदर होने चाहिए किसके? ए के। समझ आ रहा है? अब कथन के हिसाब से जब डायग्राम बनाएंगे आप, कथन के हिसाब से जब आप डायग्राम बनाएंगे, कथन के हिसाब से जब आप डायग्राम बनाएंगे तो यहां पे एक रूल होता है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, इस रूल को फॉलो करेंगे आप। कथन के हिसाब से जब डायग्राम बनाएंगे तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करेंगे। समझ आ रहा है? जैसे मैं कुछ कथन लिख रहा हूं उसका डायग्राम बनाता हूं, देखना। जैसे मैं लिखा कुछ ए बी है, ये देखो ये कुछ कथन लिख रहा हूं मैं, इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। फिर लिखा मैं कुछ बी सी है, फिर लिखा मैं कुछ सी डी है, फिर लिखा मैं सभी डी ई हैं, फिर मैं लिखा सभी ई एफ हैं, फिर मैं लिखा कुछ एफ जी है। ये देखिए 6 कथन लिखा हूं मैं, 6 कथन लिखा। अब इन 6 कथनों का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक ही में मर्ज करके बनाना होता है। जैसे चलो बनाते हैं, कुछ ए बी है ऐसा बनेगा, देखो कुछ ए क्या है? बी, ऐसा बनेगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब कुछ बी सी है तो कुछ बी सी है कैसा बनाएंगे आप? समझ आ रहा है? कुछ बी सी एक ही में मर्ज करना होता है, ये नहीं कि सर कुछ बी सी हम ऐसा कहीं नहीं बना रहे हो, ऐसा भी तो बन सकता है। तो यहां पर मिनिमम ओवरलैपिंग रूल जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, मतलब जितना कम से कम हो सके उतना जानकारी डालना है अपन को। यहां पर एक्स्ट्रा जानकारी आप क्या डाल दिए कि कुछ ए क्या है? सी, जो कि प्रश्न में बोला ही नहीं था। समझ आ रहा है? एक्स्ट्रा जानकारी डालने से बचना है अपन को, मजबूरी है बस उतना ही जानकारी डालना है। अगर आप डायग्राम को ऐसा बना देंगे तो एक्स्ट्रा जानकारी आपने क्या डाल दिया कि कुछ ए क्या है? सी, जो कि प्रश्न में बोला ही नहीं था। प्रश्न में क्या बोला था? कुछ बी क्या है? सी, तो डायग्राम को ऐसा बनाएंगे। कुछ सी क्या है? डी, तो डायग्राम को ऐसा बनाएंगे, बनेगा। चलो अब अगला कैसे बनेगा? सभी डी ई है, कैसे बनेगा सोच पा रहे हो क्या? सभी डी ई है ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसा ये गचर मचर करने से अच्छा है सभी डी ई है ऐसा बनाओ। ये देखो ऐसा। आप बोलेंगे सर मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को तो आप फॉलो नहीं किए इस बार। एक ही बात है, देखो ना, आप ऐसा बना दोगे ऐसा बना दोगे तो भी तो कुछ ई जो है वो किस में घुसेंगे? सी में,
और ऐसा बनाओगे तो भी तो कुछ ई जो है वो सी में घुस ही रहे हैं, तो ऐसा बनाना जिससे आगे जाके गलती ना हो, ऐसा बनाना। समझ आ रहा है? सभी डी क्या है? ई। साफ सुथरा ऐसा बनाना जिससे आगे जाके गलती ना हो। समझ पा रहे हैं? आप ऐसा बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे जाके गलती होगी। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आगे जाके जब नेगेटिव आएगा ना तो गलती होगी, देखना। इसीलिए उस गलती से बचने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा बनाओ, सभी डी जो है वो ई है, ऐसा बनाओ। ये देखो, इसके बाद सभी ई क्या है? एफ। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। देखो सभी ई क्या है? एफ। ऐसा बनेगा। ये देखो सभी ई क्या है? एफ बनेगा। कुछ एफ क्या है? जी। ये देखिए कुछ एफ क्या है? जी। ऐसा डायग्राम बनेगा। कर पाएंगे? डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा और सिंपल है, जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा खींचते जाओ। मैं जो बोला उसके हिसाब से डायग्राम बनाना। कुछ वाले का ऐसा, सभी वाले का ऐसा, कोई नहीं वाले का ऐसा, और कुछ नहीं वाले का ऐसा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, वापस से देखो बना के दिखा रहा हूं, वापस से देखिए डायग्राम हर प्रश्न में आपको बनाना पड़ेगा। मैं बोला कुछ ए बी है, ये देखिए कुछ ए जो है बी है, ऐसा बनेगा। कुछ बी सी है, ये देखिए कुछ बी सी है। कुछ सी डी है, ये देखिए मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। सभी डी ई है, ऐसा बनाओ साफ सुथरा, साफ सुथरा बनाना। सभी डी ई है, ये देखो सर। सभी ई एफ है, ये देखो सर सभी ई एफ है। और कुछ एफ जी है, ये देखो कुछ एफ जी है। ऐसा बनेगा डायग्राम। समझ पा रहे हैं? कर पाएंगे? ऐसा खींच पाएंगे? अब देखो निष्कर्ष जो बताया, अभी क्या बात कर रहा हूं मैं? दो ही निष्कर्ष की बात किया हूं, एब्सोल्यूट और पॉजिटिव। ये देखना फटाफट उत्तर आएगा, देखना। एब्सोल्यूट निष्कर्ष और पॉजिटिव। पॉजिटिव में कुछ वाला और एक सभी वाला, ये दो निष्कर्ष आपको बताया था। कुछ में कॉमन देखना है, बस कॉमन दिखा मतलब सही, और सभी में अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। सभी में अंदर बाहर का कंसेप्ट आपको देखना है। चलो ध्यान से देखो, बताना। बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे, बताना आप लोग। चलो पहला निष्कर्ष लिख रहा हूं, बताना मेरे को। कुछ एफ डी है, क्या लगता है सही होगा कि गलत होगा? कुछ एफ डी है, बताइए जल्दी से, डायग्राम को देखिए और बताइए। सम एफ आर डी सही होगा। कुछ का मतलब क्या सर? अभी तो एब्सोल्यूट और पॉजिटिव निष्कर्ष देख रहे हैं, कुछ मतलब कॉमन देखना है सर, कॉमन। चलो एफ और डी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? एफ का सर्कल ये, डी का ये, कॉमन है ना? सही हो जाएगा ये। दूसरा बताना, कुछ सी एफ है, बताना क्या होगा? सही होगा। सी और एफ में कॉमन है कि नहीं कुछ? ये देखो ये रहा सी और ये रहा एफ, ये रहा सी, ये देखिए सर ये रहा सी और ये रहा एफ, कॉमन है, सही होगा। बताना मेरे को। अगला, कुछ सी जी हैं, कुछ सी जी हैं, गलत होगा। सी और जी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये रहा सर सी और ये रहा सर जी, कुछ कॉमन दिखा क्या? नहीं दिखा, गलत हो गया। बताना अगला, सभी डी एफ हैं, सभी डी एफ हैं, सभी वाले में अंदर बाहर का कंसेप्ट, सभी डी एफ है, सही होगा। सारे के सारे डी अंदर होने चाहिए, किसके? एफ के। ऐसा दिखा तो सही होगा। चलो देखते हैं, सारे के सारे डी जो है वो एफ के अंदर है, क्या होगा? सही होगा। अगला बताना, सभी ई डी हैं, सभी ई डी हैं, बताइए। सभी ई डी हैं, सारे के सारे ई डी के अंदर होने चाहिए, सारे के सारे ई जो है वो डी के अंदर होने चाहिए, है क्या? सारे के सारे ई डी के अंदर नहीं है, गलत होगा। ये ऐसे बनता है, देखो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, बेसिक एकदम। समझ आ रहा है? आपने अभी तक क्या समझा? आपने अभी तक ये समझा कि निष्कर्ष में एब्सोल्यूट निष्कर्ष पॉजिटिव वाले दो पढ़ने हैं आपको, नेगेटिव वाले दो पढ़ने हैं। पॉसिबिलिटी वाले में पॉजिटिव वाले दो और नेगेटिव वाले दो। टोटल कितने टाइप के निष्कर्ष पढ़ने हैं? 8। एब्सोल्यूट में पॉजिटिव में दो, नेगेटिव में दो, और फिर पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव में दो, नेगेटिव में दो। टोटल 8 प्रकार के निष्कर्ष अपन को पढ़ने हैं। आज मैं 2 प्रकार के निष्कर्ष की थोड़ी मोड़ी चर्चा किया हूं, 2 प्रकार के निष्कर्ष की। एब्सोल्यूट में पॉजिटिव, और पॉजिटिव में एक कुछ वाला और एक सभी वाला। एब्सोल्यूट में पॉजिटिव निष्कर्ष, एक कुछ वाला और एक सभी वाला। एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट का मतलब संभावना नहीं है, एब्सोल्यूट है। और इसमें पॉजिटिव में एक कुछ वाला और एक सभी वाला। तो कुछ वाले में केवल कॉमन बस देखना है सर, कुछ वाले में केवल कॉमन बस देखना है। कुछ एफ डी हैं, तो एफ और डी में कॉमन बस देखिए, कॉमन थोड़ा हो ज्यादा हो मैटर नहीं करेगा। ये रहा सर एफ का सर्कल, ये रहा सर डी का सर्कल। एफ और डी में कॉमन है क्या? ये वाला पूरा पोर्शन क्या है? कॉमन ही तो है।
अरे कॉमन है ना, सही हो जाएगा। कुछ सी एफ हैं, सी और एफ में कुछ कॉमन है कि नहीं, बस ये देखो, ये रहा सी का सर्कल, ये रहा एफ का सर्कल, कुछ कॉमन है क्या, है सर, ये वाला पोर्शन कॉमन है, सही हो जाएगा। कुछ सी जी हैं, सी और जी में कुछ कॉमन है क्या, ये रहा सी, ये रहा जी, कुछ भी कॉमन नहीं है, हटा दो। सभी डी एफ है, सभी में अंदर बाहर, सारे डी अंदर हो और एफ कहां हो, बाहर है क्या, सारे डी अंदर और एफ कहां है, बाहर, सही हो जाएगा। सभी ई डी हैं, सारे ई अंदर हो और डी कहां हो, बाहर, तो सारे ई जो है वो डी के अंदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत बनेगा। कल देखते हैं इसका आगे, ऐसे बिल्डअप करेंगे अपन, देखना बार बार एक ही चीज को बोलूंगा, रटा जाएगा, देखना वो, और रटना ही है आपको इस चैप्टर को पूरा, ऐसा दिमाग में चलेगा कि सर पॉजिटिव वाले दो ये थे, नेगेटिव वाले दो ये थे, फिर संभावना में पॉजिटिव वाले दो ये थे, नेगेटिव वाले ये थे, इसमें ये देखना है, इसमें ये देखना है, ऐसे रटा जाएगा। और कथन के हिसाब से डायग्राम बना लीजिए, कुछ ए बी है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब यही हुआ कि कुछ ए बी है, ये हो गया सर, कुछ ए बी है, ये हो गया। अब कुछ बी सी है को ऐसा नहीं बनाना है कि सर यहां भी तो कुछ बी सी है, एक्स्ट्रा आपने डाल दिया कि कुछ ए सी भी हो गए। आपने बोला सर ऐसा क्यों नहीं बनाए, यहां भी तो कुछ बी सी हो ही रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं बनाए, तो यहां पे आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या डाल दिया कि सारे बी क्या हो गए, सी, और कुछ ए बी क्या हो गए, सी। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब ये नहीं, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब ये नहीं कि इतना नहीं करना है सर, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब ये नहीं कि इतना नहीं करना है सर, इतना करना है, ये मिनिमम ओवरलैपिंग रूल नहीं है। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब इंफॉर्मेशन जितनी कम हो उतनी कम डालनी है अपन, जितना बचा जा सके उतना बचना है। कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसा बनाए सर, आप ये देखो, कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसा बनाए, अब कुछ बी सी है का डायग्राम ऐसा बनाओ ना सर, जितना बोला है उतना ही हुआ। आप सर ऐसा बना दोगे, सर कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसा बनाए और कुछ बी सी है का ऐसा बना दोगे, तो यहां तो जबरन आप इंफॉर्मेशन डाल दिए कि सारे बी सी हो गए और कुछ ए बी सी हो गए। तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब होता है जितना बचा जा सके उतना बचिए। ये देखिए, बच सकता हो तो बचना है अपन को। आप बोले सर सारे डीई है उसको ऐसे क्यों नहीं बनाए, तो बात तो एक ही होती है, ऐसे बनाते तो भी तो थोड़े से ई सी में घुस ही जाते, तो थोड़े से ई तो सी में घुसेंगे ही, तो फिर अच्छा ही बनाओ, सभी डी ई हैं और सभी ई क्या है, एफ है। क्लियर है यहां तक, बाकी कल देखते हैं। क्लास को रेगुलरली अटेंड करना, छोड़ना मत क्लास को, बिल्डअप करने में दिक्कत आएगा इस चैप्टर को, देखना पूरा बनेगा, आऊंगा मैं, वो जो आज एडवांस बताया था मैं कुछ कथन, उस कथन पे आऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, केवल ए बी है, ये भी पूछा है, ऐसा कथन भी आया है, ओनली ए इज बी इसको बोलते हैं, ओनली ए इज बी। इस कथन का मतलब क्या हुआ, इस कथन का मतलब क्या हुआ बताओ तो, केवल ए बी है, ये भी कथन आया है, क्या मतलब हो रहा है इसका, केवल ए ही है बी का और बी के पूरे जीवन में ए के अलावा कोई नहीं है, ये मतलब होगा इसका। केवल ए बी है मतलब बी का पूरे जीवन में कौन है, केवल ए है, बी का पूरे जीवन में कोई और नहीं है, केवल और केवल कौन है, ए है। समझ आ रहा है, डायग्राम ऐसा बनेगा, लेकिन इसमें खास बात है, बी का पूरे जीवन में केवल ए है, तो ए के घर में पड़ा हुआ है बी, बाकी किसी से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, तो बी फिक्स है, ऐसा लिख देंगे इसके अंदर एफ फिक्स, ऐसा कि बी फिक्स है, इसका किसी से और कोई संबंध नहीं हो सकता, मतलब ये कहीं उठ के नहीं जा सकता, कोई अंदर इसके नहीं घुस सकता। बी का पूरे जीवन में एकमात्र व्यक्ति सहारा है, वो कौन है, ए है, और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इसका ए के अलावा, ऐसा पढ़ना होगा, इसको बताऊंगा, ये भी आया है, समझ आ रहा है। केवल ए बी है मतलब ए ही है बी का, ए के अलावा पूरे जीवन में बी के कोई नहीं है, समझ आ रहा है। ए के घर में पड़ा हुआ है कौन, बी, अब बी का बाकी सबसे संबंध क्या है, नेगेटिव है, ऐसा समझना होता है उसको, आऊंगा उसमें भी। यही तो है बिल्डअप, और इनको आज ही ले लूंगा तो सब कचर मचर हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए धीरे धीरे करके बिल्डअप चल रहा है। इतना समझ में आया जो बताया हो, कथन 4 बन जाएंगे ये। निष्कर्षों में भी कौन सा, एब्सोल्यूट में, पॉजिटिव में, कुछ वाले में कॉमन देखना और सभी वाले में क्या, अंदर बाहर का कंसेप्ट। डायग्राम में मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करना, उसके हिसाब से डायग्राम बनाना। अभी केवल 2 ही निष्कर्ष की बात किया हूं, पॉजिटिव, एब्सोल्यूट, कुछ में कॉमन देखो, एफ और डी में कॉमन है तो सही, नहीं है तो गलत, सभी में अंदर बाहर का कंसेप्ट। इसको पढ़ना, कल देखते हैं इसके आगे।